उसको नाम देने का, सम्मान देने का, इज्जत देने का, उसे आगे बढ़ाने का हम बात करना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे मिलना नहीं चाहता और हमसे वो बात करनी ही नहीं चाहती जो हम उनसे करना चाहते हैं। जिंदगी भर वत्स साहब तुम्हें इसी इंसान को मिलना है। किससे मिलना है? वो इंसान जो तुमसे मिलना नहीं चाहता। और बात क्या करनी है तुम्हें? वो बात करनी है जो तुमसे वो करना नहीं चाहता। क्योंकि ये बात मैं इस बात से साबित करता हूं कि आज तक मेरे को ये बताइए, आपको कोई भी आदमी ने आगे से फोन नहीं किया, और अगर आपने किसी को फोन कर दिया, आपने अगर किसी को फोन कर दिया, वत्स साहब ने या मुकेश जी ने या मनीषा जी ने या किसी ने भी, अत्री जी ने मेरे को अगर फोन कर दिया, मैं अगर एक प्रोस्पेक्ट हूं, तो आपने जब मुझे फोन किया तो मैंने ऐसे तो कभी नहीं कहा, अत्री जी आप कहां थे, मैं पिछले 20-25 साल से डायरेक्ट सेलर बनना चाहता था, मैं पैसे कमाना चाहता था, मैं नाम बनाना चाहता था, आपको देखने के लिए अत्री जी मेरी आंखें तरस गई, कहां थे आप, इतने साल से कहां थे, आइए मुझे बेचिए, मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, मुझे आप सफायर से डायमंड लेके जाइए, आइए कहां छुपे थे, बैठ जाइए, कितना पैसा देना, क्या काम करना। एक भी आदमी तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा, मर जाओगे तुम, लेकिन एक जालिम में ऐसा नहीं मिलेगा। तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा जो तुम्हारे चड्डी में बम लगाएगा, जो तुमसे कहेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई विल गेट बैक टू यू, हम सोच के बताएंगे, बाद में आना, मेरे को आप पे विश्वास नहीं है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस है, मनी मल्टीप्लाइंग का बिजनेस है, चले जाइए मेरी नजरों से, वापिस कभी नहीं आना। जिंदगी भर साले यही मिलेंगे हमें, और इनको ही मनाना है और इनको ही ट्रांसफॉर्म करना है। तो आज के बाद ये उम्मीद से नहीं जाना कि तुमने फोन किया तो वो दरवाजा खोल के तुम्हें अपने गोदी में बिठा लेगा और तुम्हें प्रेजेंटेशन देने के लिए वो एक रास्ता बना देगा, ये तो होने वाला नहीं है। और इसी नापसंदी के वजह से, इसी नापसंदी, क्या बात की नापसंदी है हमें सबको, कि हमें उससे मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहता, और हमें उनसे वो बात करनी है जो हमसे नहीं करना चाहता। जिंदगी भर मरते दम तक हम डायरेक्ट सेलर्स को उसी से मिलना पड़ेगा जो तुमसे मिलना नहीं चाहता, और उससे वो बात करनी पड़ेगी तुम्हें जो वो तुमसे करना नहीं चाहता। और ये बात सक्सेसफुल लोग समझ गए हैं, लेकिन जो अनसक्सेसफुल है ना, वो इंतजार में है कि कोई तो बुलावे, और अगर हम जावे तो वो हमको साला रेड कारपेट डाल के वेलकम करे। और इसीलिए अनसक्सेसफुल और एवरेज लोग फील्ड में जाने से घबराते हैं, क्योंकि वो उस आदमी के इंतजार में है जो उससे मिलना चाहता है, और ऐसा एक भी आदमी अब इस प्लैनेट पे जिंदा नहीं है। तुम्हें जिंदगी भर उसी आदमी से मिलना है जो तुमसे मिलना नहीं चाहता, और तुम्हें उससे वो बात करनी है जो वो तुमसे करना नहीं चाहता। इसी नापसंदी की वजह से तुम अपना टाइम को नहीं बराबर वापरते हो। इसी नापसंदी की वजह से डायरेक्ट सेलर लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। वत्स साहब की आवाज निकल जाएगी, वत्स साहब बोलते लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, फोन कीजिए, फोन कीजिए, फोन कीजिए, फोन कीजिए। और हमारा डायरेक्ट सेलर सोच रहा है, अबे साले लिस्ट किसका बनाओ, उसको जो हमसे मिलना नहीं चाहता और हमसे वो बात नहीं करना चाहता, उसका लिस्ट बनाओ। अरे लिस्ट बना के मिलना भी किसको है? लिस्ट बना के मिलना उसको है जो मिलना नहीं चाहता, और वो बात करनी नहीं चाहती जो हमसे वो करना चाहता है, वो करना ही नहीं चाहता। तो फिर मैं क्यों लिस्ट बनाऊं? बच्चा, मैं क्यों लिस्ट बनाऊं? मैं क्यों लिस्ट बनाऊं? मैं क्यों प्रोस्पेक्टिंग करूं? मैं क्यों वो बैठ के सारा 200-300 जन का नेचुरल और अननेचुरल मार्केट में मैं क्यों बनाऊं? क्योंकि बनाने के बाद भी मुझे उसी से मिलना है जो मुझसे मिलना नहीं चाहता, और मुझसे वो बात नहीं करनी चाहती है जो मैं उससे करना चाहता हूं। और इसीलिए हमारा रिफ्यूजल है, रिलक्टेंस है। हम एक डेफिनेट प्रोस्पेक्टिंग प्रोग्राम को फॉलो नहीं करते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, सेल्स को तैयारी नहीं करते, सेल्स के बारे में पढ़ते नहीं है, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज नहीं करते, अपने एफर्ट को ऑर्गेनाइज नहीं करते, इस एक नापसंदी की वजह से। लेकिन ये बात सक्सेसफुल लोग जान चुके हैं कि मुझे
मुझे सुबह उठ के उसी से मिलना है जो मुझसे मिलना नहीं चाहता, और मुझे वो सब काम करनी है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे हर वो काम करना है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, और मुझे उन लोगों को मिलना है जो मुझसे मिलना नहीं चाहते और मुझसे वो बात करना नहीं चाहते जो मैं उससे करना चाहता हूं। और मुद्दा यह है कि व्हाई डू पीपल से नो टू अस, हमें लोग ना क्यों बोलते हैं? मुद्दा यह है कि लोग ना क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोगों को ये बात एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि अब तक उन्होंने अपने जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम जैसे आदमी बाहर से आके उसको बता देवे, अरे ओ टीचर, तू 20 साल से टीचिंग का काम कर रहा है, 40,000 का पगार कमाता, मेरे साथ जुड़ जा, मैं तेरे को 4 लाख की तरफ लेके जाता हूं। ये बात टीचर भले ही कमाना चाहता है, लेकिन ये बात बाहर वाला आके जब टीचर को बोलता है तो उसे बड़ा दुख होता है कि ये बात मुझे क्यों नहीं पहले एहसास हुआ, और क्यों आरसीएम का आदमी को आके मुझे बताना पड़ा, मैं इतना बुद्धिशाली आदमी हूं, मैं टीचर हूं, मेरे को ये बात समझ में क्यों नहीं आया, और 20 साल में मैं 40,000 रुपए के पगार तक क्यों पहुंचा। ये बात उसे एक्सेप्ट करने को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए लोग हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोगों की सच्चाइयां खुल जाती हैं। They don't want to accept that what they have accomplished till now is not enough. वो टीचर ये बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो वो कर सकता था और जो आज हमारे साथ मिलके कर सकता है, वो ये किया नहीं, और 20 साल उसका वेस्ट हो गया। ये बर्दाश्त नहीं कर सकता वो टीचर, और इसीलिए कोई फोन करता है तो मिलने नहीं देता है। लेकिन हमें उस टीचर को मालामाल बनाना है। हमें हमारे को ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो हमारा मूल मंत्र है, हमारे को अपने आप को चार्ज करना है, अपने आप को चार्ज करना है, और चार्ज अपने आप को इतना करना है कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे दूसरे के लाइफ को और पूरे देश को ट्रांसफॉर्म करेंगे। हमने ये ठेका लिया हुआ है, इस ठेके के भावना को दिल में लेके जाके उसकी चार्ज को लगा के आप जब मार्केट में उतरोगे दूसरों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो वो तो मालामाल होगा, और उसको मालामाल करने के चक्कर में हम भी मालामाल हो जाएंगे। उसके सपनों को पूरा करने के चक्कर में हमारे सपने साकार हो जाएंगे। लोग हमसे क्यों मिलना नहीं चाहते हैं? क्योंकि वो तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, और हम लोग उसको एबनॉर्मल बनाने के चक्कर में हैं। आदमी नॉर्मल से एबनॉर्मल बनने में कतराता है, घबराता है, और जैसे मुकेश जी ने कहा, एक लीडर ही लगेगा जो ये नॉर्मल 40,000 रुपया कमाने वाला वो टीचर को 4,000 के सपने दिखाते हुए, उसको उस तरह का नॉलेज को देते हुए, उसके एटीट्यूड में बदलाव लाते हुए, उसके कौशल्य में इंप्रूवमेंट लाते हुए, उसकी आदतों में, टीचर की आदतों में परिवर्तन लाते हुए, उसको स्ट्रेटजीज देते हुए हमारे को एक लीडर लगेगा जो वो टीचर के लाइफ में उतर के उस टीचर को बदल के उस टीचर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, रूपांतरित करना है। चेंज नहीं करना है, रूपांतरित करना है। चेंज टेम्पररी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। चेंज टेम्पररी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट होता है। चेंज का मतलब है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनना है, एक कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। वो टीचर एक कैटरपिलर है, वो रेंगता है जमीन पे 40,000 रुपया कमाते हुए बेचारा 20 साल में, और वो रेंगने वाला वो छोटा सा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को एबनॉर्मल बना के उसको तितली बना के उड़ाने का काम हम आरसीएम में करते हैं। और ये विश्वास के साथ हमें उन लोगों से मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहते, और हमें उनसे वो बात करनी है जो वो हमसे करना नहीं चाहते, और हमारे को इसका ठेका लेना पड़ेगा। My dear friends, everyone likes to be appreciated about everything that they have accomplished in life. हर आदमी चाहता है कि कोई आके उसकी तारीफ करे कि वाह वाह आपने बहुत कुछ कर दिया। लेकिन एक टीचर ने 20 साल में 40,000 रुपया का पगार कमा के कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। हम उसकी तारीफ करने नहीं जा रहे, हम उसको चैलेंज करने जा रहे हैं। अब वो चैलेंज जो भी आदमी करने जा रहा है, वो अगर एकदम सरफिरा जिहादी पागल नहीं होगा, तब तक वो टीचर हमारे संगत में नहीं लगेगा। मुझसे लोग पूछते हैं कि नायर साहब लोग ट्रेनिंग में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ट्रेनिंग में आने के बाद, ट्रेनिंग में इसलिए नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं लोग ट्रेनिंग में? और इसलिए नहीं आते हैं ट्रेनिंग में क्योंकि
उनके बारे में उनको एहसास हो जाता है कि उनमें बहुत सारी कमियां हैं। Why is that you don't want to come for training? Because you don't want others to tell you or inform you that what you've been doing needs correction. कोई भी आदमी ट्रेनिंग में इसलिए नहीं आना चाहता है क्योंकि ट्रेनिंग में आने के बाद उसकी पोल खुल जाती है, उसकी कमियां बाहर आ जाती है, उसको पता चल जाता है कि उसका जीवन अधूरा क्यों है, उसे पता चल जाता है उसके जीवन में कमियां क्या है, उसे पता चल जाता है कि उसे बहुत सारा परिवर्तन और रूपांतरण करना पड़ेगा। इसीलिए लोग ट्रेनिंग में नहीं आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो मुद्दा अब ये उठता है कि व्हाई डू सक्सेसफुल पीपल डेवलप दोज हैबिट्स दैट दे डिसलाइक देमसेल्व्स। सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत क्यों डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता? सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत क्यों डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता? व्हाई डू सक्सेसफुल पीपल डेवलप दोज हैबिट्स दैट दे डिसलाइक देमसेल्व्स। वो सक्सेसफुल लोग वो आदत क्यों नहीं डालते जो वो आदत क्यों डालते हैं जो उन्हें डिसलाइक करते हैं ना? Why do successful people develop those habits that they dislike themselves? Because by doing the things you don't like to do, you can accomplish the things you want to accomplish. तो successful लोग क्यों वो आदतें डालती हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता? क्योंकि जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तक तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तक तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, तो वो करो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, उठ जाओ, पैसा मिलेगा। तुम्हें कॉल करने को अच्छा नहीं लगता, कॉल करो, पैसा मिलेगा। तुम्हें फील्ड में जाने को अच्छा नहीं लगता और बड़े बड़े लोगों को रोज मिलने को, रोज मीटिंग करने को अच्छा नहीं लगता, करने को चालू कर दो, तुमको वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तुम्हें बंगला चाहिए, तुम्हें घर चाहिए, तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चे का अमेरिका में एजुकेशन हो, तुम चाहते हो कि अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, तुम चाहते हो कि तुम अमेरिका जाओ, सिंगापुर जाओ और मलेशिया जाओ और लंदन जाओ। तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में जितने भी गाड़ी लेने के सपने वो पूरा हो जाए, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। अभी तक की बातें अगर समझ में आ रही है तो जो पैनल पे बैठे वो जरा थम्स अप कर दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और मेरी हिंदी भी आपको ठीक ठाक समझ में आ रही है। ऐसा मानते हुए मैं चलता हूं, एक थम्स अप दे दीजिए अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ते हैं। तो जब जब आप वो करेंगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें अच्छा लगता है। तो मुझे चाहिए था कि मैं मेरी बीवी के पूरी सपने, मेरे माँ बाप के पूरे सपने, घर का सपना, गाड़ी का सपना, बंगले का सपना, बाकी सारे सपने, पोजीशन का सपना, मुझे डायमंड बनना है, मुझे रूबी से स्टार रूबी बनना है, मुझे सफायर और सफायर से स्टार सफायर बनना है, मुझे डायमंड बन के स्टार डायमंड बनना है, मुझे वो बनना है। लेकिन वो बनने के लिए मुझे वो करना पड़ेगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे उस आदमी से मिलना पड़ेगा हर क्षण, हर दिन, हर क्षण उस आदमी से मिलना पड़ेगा जो मुझसे मिलना नहीं चाहता और उससे वो बातें करनी पड़ेगी जो वो मुझसे करना नहीं चाहता। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुद्दा ये उठता है, तो फिर ये सक्सेसफुल लोग जो ये आदतें डालती है, कौन मजबूर कर रहा है ये आदतें डेवलप करने के लिए? व्हाट मेक्स देम डेवलप सक्सेसफुल हैबिट? वो क्या करते हैं? अभी तो हम समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि वो उन लोगों को मिलते जो मिलना नहीं चाहते और उनसे वो बात करते हैं जो वो बात करना नहीं चाहते। ये भी बात समझ में आ गया कि जिंदगी भर वो करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। ये भी बात समझ में आ गया कि जब जब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। लेकिन कौन है जो ये आदतें डलवाने में प्रोत्साहित करता है? कौन है वो जालिम? कौन है वो? क्या है वो जो आदमियों को मजबूर करता है उन सक्सेसफुल हैबिट्स को डेवलप करने में? कौन पीछे छुपा हुआ है? कौन छुपा हुआ है? कौन करवा रहा है? What makes them develop these successful habits? एक ही आंसर है और वो है उनका पर्पस।
यानी लक्ष्य यानी गोल। अत्री साहब ने बहुत ही सुंदर वो चार्ट दिखाया। चार्ट में उन्होंने दिखाया कि कंफर्ट जोन से फियर जोन, और कंफर्ट जोन से फियर जोन, और फियर जोन से लर्निंग जोन, लर्निंग जोन से ग्रोथ जोन में आदमी जाता है। और अगर आपने देखा ग्रोथ जोन में देखेंगे उन्होंने जो 4 पॉइंट डाले हैं उसका सबसे पहला पॉइंट पर्पस है। अगर आप ग्रोथ जोन में अगर वापिस से अगर अत्री साहब का प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो वो सबसे पहला लिखा हुआ है, वो सक्सेस जो ग्रोथ जोन में सबसे पहला पॉइंट है पर्पस, लक्ष्य, गोल, टारगेट। लक्ष्य आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए, पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए, और पर्पस एकदम लिखा हुआ होना चाहिए। तो आज ही रात को जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, एक किताब निकालिए और अपने जिंदगी के सारे पर्पस लिख दीजिए। पर्सनल लाइफ में जो पर्पस है, प्रोफेशनल लाइफ में जो पर्पस है, फाइनेंशियल पर्पस लिख दीजिए, एजुकेशनल पर्पस लिख दीजिए, और हर चीज का डेट डाल दीजिए। लिख दीजिए कि मुझे दिल्ली में 4 बेडरूम हॉल किचन खरीदना है, 13 दिसंबर दोपहर को 3:30 बजे साकेत में खरीदना है। यानी 1500 स्क्वायर फीट का या 4000 स्क्वायर फीट का मुझे घर खरीदना है। तो देखिए पर्पस बड़ा क्लियर होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। SMART, SMART का मतलब है S फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए, M का मतलब है मेजरेबल होना चाहिए, A का मतलब है अचीवेबल होना चाहिए, R का मतलब है रेलेवेंट होना चाहिए, और T का मतलब है टाइम बाउंड होना चाहिए। तो टाइम बाउंड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और हम मेजर कर सकना चाहिए। तो जब अगर मैं कहूं मुझे 4000 स्क्वायर फीट का घर लेना है, दिल्ली में साकेत में डायमंड बाग में लेना है, साकेत में डायमंड बाग में मुझे 4000 स्क्वायर फीट का घर लेना है, सेकेंड फ्लोर पे लेना है, गार्डन के साथ लेना है, और 13 दिसंबर 2021 को 3:30 बजे लेना है। तो स्पेसिफिक है, मेजर कर सकते हैं 13 तारीख को कि ये हुआ है कि नहीं, स्पेसिफिक है। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, ये अचीव हो सकता है कि नहीं, R फॉर रियलिस्टिक और रेलेवेंट होना चाहिए, और T फॉर टाइम बाउंड होना चाहिए। आपने टाइम भी डाल दिया। पर्पस ये नहीं होता मुझे बड़ा आदमी बनना है, ये कोई पर्पस नहीं होता। मुझे बहुत आगे बढ़ना है, ये ख्याल है, ये पर्पस नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे इस देश के लिए करना है, अभी तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्लियर बता, मुझे लाल कलर की, मुझे इलेक्ट्रिक रेड लाल कलर की XUV 700 महिंद्रा का लेना है। 11 जनवरी मेरी बेटी का बर्थडे के दिन 4 बजे दोपहर को लेना है, और महिंद्रा XUV A7 26 लाख रुपए का गाड़ी इलेक्ट्रिक रेड कलर का मुझे लेना है 11 जनवरी दोपहर में 3:30 बजे, मेरी बेटी का बर्थडे। ये एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। और मेरे पास अगला, क्योंकि मैं 136 में मरने वाला हूं, अभी मैं खाली 58 का हुआ हूं, कच्ची कली हूं मैं, और 58 का उम्र में मेरे पास 136 तक का जितने भी गोल्स हैं, जितने भी पर्पस है, वो लिखा हुआ है 1 मुझे क्या क्या करना है, मुझे प्लेन कब लेना है, मुझे बंगला कब लेना है, मेरा खुद का आइलैंड कब लेना है, मेरे पास सब लिखा हुआ है। पर्पस एकदम स्मार्ट होना चाहिए। पर्पस तुमसे वो करवाती है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। जालिम, ये पर्पस ही है, ये गोल ही है जो तुमसे वो करवाती है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि पर्पस में ताकत है, तुम में ताकत नहीं है। देयरफॉर जिस आदमी के पास क्लियर पर्पस नहीं है, उसे सुबह उठने के बाद ये पता ही नहीं है कि वो लड़ किस लिए रहा है, वो मार्केट में क्यों जा रहा है। और जब मैं अगर वत्स साहब को, मेरा प्रोस्पेक्ट है और मैंने वत्स साहब को फोन कर दिया और मैं वत्स साहब को एज ए प्रोस्पेक्ट मिलने जा रहा हूं, तो मैं अपना रोल्स रॉयस का गाड़ी खरीदने के लिए वत्स साहब को जुड़वाने जा रहा हूं। वत्स साहब जुड़ेंगे, वत्स साहब आगे बढ़ेंगे,
उसमें मेरे को रोकड़ा मिलेगा, उस रोकड़े से मैं आज रोल्स रॉयस का स्टीयरिंग खरीदूंगा। तो मैं वत्स साहब को जुड़वा रहा हूं ताकि मेरा रोल्स रॉयस का एक एक पुर्जा रेडी हो जावे। फिर मैं अरविंद को जुड़वाऊंगा, फिर मैं मुकेश जी को जुड़वाऊंगा, फिर मैं मनीषा जी को जुड़वाऊंगा। एक एक आदमी को जुड़वाते जुड़वाते मेरा वो रोल्स रॉयस का बंदोबस्त होगा, मेरा वो आइलैंड का बंदोबस्त होगा, मेरा वो प्लेन का बंदोबस्त होगा, मेरा अगला गाड़ी का बंदोबस्त होगा। मेरी बेटी को अमेरिका जाके पढ़ाई करना जिसके लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। मैं मार्केट में जा रहा हूं वत्स साहब को आरसीएम का माल बेचने नहीं, मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटरशिप बेचने नहीं जा रहा हूं। मैं वत्स साहब को मिलने जा रहा हूं ताकि मेरी बेटी को मैं अमेरिका बेच सकूं, और उसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, और वो 1 करोड़ रुपया का 10 लाख रुपया आप मेरे को कमा के देंगे, और आपको वो कमाने के लिए और 10 लाख रुपया आप मेरे को कमा के देंगे, लेकिन वो आप मेरे को तब देंगे जब मैं आपको 1 करोड़ रुपया कमाने का रास्ता दिखाऊंगा। मैं आपको 1 करोड़ कमाने का रास्ता दिखा के मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको लिखाऊंगा, मैं आपको उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा। आप मेरे को 10 लाख देंगे, वो 10 लाख से मैं मेरी बेटी का 1 करोड़ का जो सपना है, न्यूयॉर्क में जाके न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का उसका जो सपना है, मेरा जो पर्पस है, उसके लिए मैं रोज मार्केट में उतरता हूं। तो मार्केट में हम माल बेचने नहीं उतरते हैं, हम अपना पर्पस को अचीव करने के लिए उतरते हैं। लेकिन तुम्हारा पर्पस क्या है? लिखा हुआ है, अगला 50 पर्पस लिखा हुआ है, डेट के साथ लिखा हुआ है, टाइम के साथ लिखा हुआ है, क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो पर्पस जो तुम्हें प्रोत्साहित करता है वो करने के लिए, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो तुम्हारे को करवा ही नहीं सकेगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो पर्पस ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेसफुल लोग वो क्यों करते हैं जो उन्हें, वो कौन है जो उनसे वो करवाता है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता? व्हाट मेक्स देम डेवलप द सक्सेसफुल हैबिट्स? पर्पस, 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 लक्ष्य, गोल। जो नाम बोलना है बोल लो, लेकिन स्मार्ट होना चाहिए, SMART होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। मुझे मेरे टीम में 15 स्टार रूबी बनाने हैं, मुझे मेरे टीम में 15 स्टार रूबी बनाने हैं, और 14 मार्च 2022 को शाम को 5 बजे के पहले बनाना है। ये लक्ष्य होता है। क्लियर है? कितना? 15। कभी 14 मार्च, कभी 2022। कितने बजे? 5 बजे। ये एक पर्पस होता है। जब ये पर्पस बहुत स्ट्रांग होता है, और ये दिल से जुड़ा हुआ पर्पस होता है, दिमाग से नहीं, दिल से, इमोशनल पर्पस होता है। सचमुच में दिल से आप करना चाहते हो। मैं दिल से रोज एक बेच के घर जाना चाहता था, क्योंकि मैं दिल से चाहता था कि लोगों का घर का साफ सफाई होवे। मैं दिल से आरसीएम में अगर काम करता हूं तो मैं दिल से काम कर रहा हूं कि वो टीचर अपनी छोटी जिंदगी से बाहर निकले, और ये लक्ष्य के साथ मैं उतरता हूं। तो व्हाट मेक्स देम डेवलप द सक्सेसफुल हैबिट? पर्पस। तो मुद्दा ये है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है। मुद्दा ये है कि व्हाट इज योर पर्पस टुडे। तो लोग मेरे को मिलते हैं, ओ मेरे को बोलते, नायर साहब मेरा है ना पर्पस है ना, हाँ मेरी है ना एक फैमिली है, और मेरी जो मेरी मेरी एक बीवी है, मेरे 1.5-2 बच्चे हैं, ये, और मेरे फादर है, ये मेरे मदर है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम मिल जावे। मैं तो टीचर हूं, मैं सुबह से शाम काम करता हूं, और मैं 40,000 कमाता हूं। थोड़ा सा 5-10 हजार रुपया मिल जावे एक्स्ट्रा, तो थोड़ी जो पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, जो दाल का भाव बढ़ गया है, जो तरकारी की भाव बढ़ गई है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जावे। ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा पर्पस है। क्या ये लक्ष्य हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स? यस और नो? अपने मन से पूछिए कि क्या ये एक पर्पस हो सकता है कि बस मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं 1.5-2, और मेरे को 40 कमा रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ 45 हो जावे, 5-10 हजार रुपये एक्स्ट्रा मिल जावे आरसीएम में। क्या ये पर्पस हो सकता है? ये पर्पस बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि 40,000 रुपया कमाने के लिए टीचर किसको मिल रहा है रोज? वो 50 बच्चे को मिल रहा है। पढ़ा क्या रहा है? वो गणित पढ़ा रहा है या इंग्लिश पढ़ा रहा है, और उसे कोई अनजान आदमी को तो मिलना है नहीं। तो उसका सेट लाइफ है, उसका सेट लाइफ है।
उसको सिर्फ उससे मिलना है जो रोज उससे मिलते हैं, और झक मार के बेचारे बच्चे बैठे रहते हैं। अभी अच्छा पढ़ावे ना पढ़ावे, बच्चों को समझा नहीं समझा, वो झक मार के बेचारे बच्चे बैठे रहते हैं, और ये एकदम बाजब एकदम बादशाह के माफत उनको पढ़ाते रहते हैं। अब 40,000 रुपया कमा रहा है, और 5-10 हजार के लिए क्या वो आदमी उन लोगों से मिलेगा जो उससे मिलना नहीं चाहता, और रोज बैठ के लिस्ट चुराएगा। आज के तारीख में 40,000 रुपया कुछ भी नहीं करके, सिर्फ नॉर्मली हिस्ट्री सिखा के, जानकार बच्चे लोगों को सिखा के, नया कोई भी नॉलेज को अपडेट करने की जरूरत नहीं, नया कोई कलाकारी डेवलप करने की जरूरत नहीं, नहीं कोई आदतें डेवलप करने की जरूरत नहीं। उस 40 को 45,000 रुपया या 50,000 रुपया बनाने वाला आदमी अपने पास आएगा तो साला वो तो कुछ करेगा नहीं, और अपनी उससे कराने की चाहत को भी साला मिटा डालेगा वो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लोग बोलते हैं कि सर मेरी एक बीवी है, 1.5-2 बच्चे हैं, तूर दाल का भाव बढ़ गया है, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, सोचा 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा लूं तो RCM ज्वाइन कर लिया। तो क्या ये पर्पस हो सकता है? मैंने ऐसा आपसे पूछा तो सभी ने एक आवाज में कहा नहीं नहीं नहीं, ये पर्पस हो ही नहीं सकता, ये पर्पस हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल पर्पस हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर वो टीचर चाहता है कि 5-2 साल के अंदर मैं ये सारी नौकरी छोड़ दूं और मैं महीने का 2.5 लाख 3 लाख रुपया बना लूं, ताकि ये छोटी सी जिंदगी तड़प तड़प के जो जी रहा हूं, ये तड़पता हुआ जिंदगी से बाहर निकल के, मैं मेरी बीवी को आज तक कुछ नहीं दे सका, मैं मेरे फादर मदर को कुछ नहीं दे सका, मैं मेरी बेटियों को हिंदी मीडियम स्कूल में डाल के रखा हूं, मैं इसको इंग्लिश मीडियम में डालना चाहता हूं, मैं मेरी बीवी को सिंगापुर लेके जाना चाहता हूं, मैं अपने बड़ी छोटी सी कोठी है मेरी, उसमें साली 2 रूम भी नहीं है, जिसमें एक में मेरा भाई रहता है, एक में मेरे माँ बाप रहते हैं, और मैं तो बाहर बीवी के साथ सुनता हूँ, एक चुम्मा लगाने के लिए साला रात के 11 बजे तक मेरे को इंतजार करना पड़ता है। तो मैं ये जो एडजस्ट करने का जो जीवन है, ये जीवन से मुक्त होके मैं ऐसा 4 बेडरूम और किचन की तरफ जाना चाहता हूँ। ये आदमी के अंदर जोश को पैदा करना है, और पहला वाला जो 5-10 हजार रुपए का एक्स्ट्रा करने की जो बात है, वो पर्पस है ही नहीं। तो उन लीडरों में वो ताकत होनी चाहिए कि आदमी के अंदर उस तरह का प्रोत्साहन और जोश को भरना चाहिए। तो हमसे लोग तुम्हारा पर्पस क्या है जब मैंने पूछा, तो लोगों ने कहा कि सर मेरी एक फैमिली है, उसको सपोर्ट करना है, एंड आई हैव अ लिविंग फॉर माय फैमिली। क्या ये पर्पस नहीं है नायर साहब? तो मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अगर ये पर्पस है तो जालिम तुमको एडजस्ट करने की आदत लग चुकी है। ये छोटी जिंदगी में ना टीचर को एडजस्ट करने की आदत लग गई है, और इसीलिए मेरा अगला डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान है एडजस्ट करके अपनी जिंदगी को जीना और गरीबी में रहना, आसान है इट इज इजी टू एडजस्ट करके जीना, आसान है, इट इज इजी टू एडजस्ट आवरसेल्फ टू द हार्डशिप्स ऑफ अ पुअर लिविंग। गरीब और छोटी जीवन की तकलीफों को बर्दाश्त करके एडजस्ट करना आसान है, गरीब जीवन की छोटी सी जिंदगी की तकलीफों को बर्दाश्त करना आसान है, लेकिन it is easy to adjust ourselves to the hardships of a poor living than it is to adjust ourselves to the hardship of making a better one. बेहतरीन जिंदगी को जीने के लिए एडजस्टमेंट नहीं, बहुत फुर्तीली काम लगेगी। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, तो उसका एक एग्जांपल ध्यान से सुनिए। समझो मेरे सामने एक 23 बरस का लड़का है, 23 ईयर ओल्ड लड़का है, और वो बहुत ही हसमुख सा एक लड़का है, और नाम है उसका सुरेंद्र वत्स समझो, और वो लड़का है 23 बरस का। तो मैं हूँ एक अपलाइन, और मैंने ये सुरेंद्र वत्स जो दिल्ली के गलियों में रहता है, और दिल्ली के गलियों में मस्ती के साथ वो अपना जिंदगी को बिता रहा था, हमने उसको एक दिन पकड़ लिया, बोले जिंदगी में कुछ करना चाहते हो? तो वत्स साहब ने कहा, तो सुरेंद्र ने कहा हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो हमने उसको पकड़ के लाया और उसने RCM में जुड़वाया, और उसने थोड़ा बहुत पैसा कमाने
कमाने को चालू कर दिया। 20-25 हजार रुपया का, और पहला दुबला सा पतला सा लड़का था, शादीशुदा भी नहीं था, और उसने 20-25 हजार रुपया कमा के उसने खरीदा एक हीरो होंडा स्प्लेंडर, ये बाइक उसने खरीद लिया। अब बाइक की कहानी सुनिए, ये बाइक के ऊपर चढ़ता था ये सुरेंद्र वत्स, 23-24 बरस का लड़का, और दिल्ली के साकेत के गलियों में जाता था और लड़कियों को जब देखता था रेस करता था गाड़ी को, और तेजी से दौड़ के दौड़ाता था गाड़ी को। जिंदगी उसकी बीत रही थी, और 2 साल में उसके पापा ने उसको पकड़ लिया, उसके पिताजी ने उसको पकड़ लिया, बोले नालायक, इतना बड़ा घोड़ा हो गया, शादी कब करेगा? तो वत्स ने कहा, मैं तो बचपन से पप्पा रेडी था, आपने इतना डिले करा दिया। तो इसके हरियाणा के गांव से वत्स साहब के फादर ने एक आइटम को पकड़ के लेके आया। सुरेखा उसकी नाम थी, और सुरेखा दुबली पतली सी थी, और उसके साथ वत्स साहब की शादी हो गई। और कहानी सुनिए हीरो होंडा की। अब वत्स भी बड़े पतले थे, और वो सुरेखा भी बहुत ही पतली सी थी। वो गाड़ी पे चढ़ के बैठता था, सुरेखा उस पीछे गाड़ी में जगह था, वो एडजस्ट करके बैठ जाती थी। और 1.5-2 साल में एक आइटम पैदा हुआ। 1.5-2 साल में जब एक आइटम पैदा हुआ, एक लड़का पैदा हुआ, तो सुरेखा भी मोटी हो गई, और लड़का भी एकदम तंदुरुस्त पैदा हुआ। तो वत्स साहब गाड़ी की कहानी सुनिए, अब हीरो होंडा की कहानी सुनिए। अब वत्स साहब भी थोड़े मोटे हो गए हैं, पेट भी आ गया, तोंद भी आ गया, और वत्स साहब गाड़ी में चढ़ के बैठ गए। और उसने अपनी बीवी को कहा कि एक काम कर सुरेखा, तू थोड़ा सा एडजस्ट करके पीछे हो जा। और ये खुद भी थोड़ा पीछे हो गया, और ये लड़के को उसने बिठा दिया अपने टाटी पे, और एडजस्ट करते हुए दिल्ली की गलियों में से गुजरने लग गया। 1.5-2 साल में एक और आइटम पैदा हुआ। तब पहला वाला 4 बरस का हो गया, अभी एक लड़की पैदा हो गया। तब इसकी बीवी जो है उसने हद पार कर दी साइंस में। अब वो इतनी मोटी हो गई, और ये सुरेंद्र वत्स भी एकदम मोटा हो गया, और बच्चा भी एकदम वो 4 बरस का हो गया। अब देखिए हीरो होंडा की कहानी सुनिए। अब हीरो होंडा में चढ़ता है वत्स साहब, और बैठता है और बोलता है, रुको सुरेखा रुको, अभी थोड़ा सा तुम्हें ना अपने जो पिछवाड़े का एक पोर्शन जो है कैरियर के बाजू रख देना, और पिछवाड़े का एक पोर्शन कैरियर के बाजू सीट पे रख देना, और 4 बरस के बच्चे को बीच में बिठाते हैं, खुद भी टाकी पे चढ़ते हैं, और वो 4 अभी 1.5-2 बरस का जो लड़की पैदा उसको टाकी पे बिठा के एडजस्ट करके चला रहे। एडजस्ट करके वत्स साहब को एडजस्ट करने की आदत लग गई। आसान है इस तरह की गरीब जिंदगी में एडजस्ट करके जीना, मुश्किल है वो 4 व्हीलर खरीदना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स? मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली ये वत्स साहब को क्या चाहिए? ये आदमी को चाहिए एक जबरदस्त कार, लेकिन कार लेने के लिए उसे वो करना, ये टीचर है समझो वत्स साहब, और ये टीचर को कार लेने के लिए उसे वो करना पड़ेगा जो उसे अच्छा नहीं लगता, और उसे उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो उससे मिलना नहीं चाहते, और उनसे वो बात करनी पड़ेगी जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, और वो वत्स साहब को लक्ष्य बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आसान है जिंदगी में एडजस्ट करना। आपका समझो 2 बेडरूम हॉल किचन है, अभी आपको सुबह मूड आ गया 11 बजे संडे के दिन चुम्मा लगाने का, लेकिन साला एक रूम में तो फादर बैठा हुआ है मदर के साथ, दूसरे में भाई बैठा हुआ है, रूम में बच्चे लोग खेल रहे हैं, और तो हम अपनी बीवी को क्या बोलते हैं, तू इंतजार कर 11:30 बजे सब आइटम्स हो जाए तो हम तेरे को चुम्मा लगाएंगे। मतलब क्या है, चुम्मा लगाने के लिए भी एडजस्टमेंट चल रहा है, 11 घंटे रुकेंगे, 11 बजे मूड आया था, रात को 11 बजे डिलीवरी होगा। एडजस्ट करना बहुत आसान है। एक्चुअली इस आदमी को 4 बेडरूम हॉल किचन की जरूरत है। एक में अपने माँ बाप को डाल के लॉक कर दो, दूसरे में बच्चे को डाल के लॉक कर दो, तीसरे में अपने भाई को डाल के लॉक कर दो, और चौथे में खुद बैठ के पूरा 12 घंटा चुम्मा लगाइए। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन 12 घंटा चुम्मा लगाने के लिए तुम्हें 4 बेडरूम लेना पड़ेगा। अब उस 4 बेडरूम के लिए उस टीचर को उससे मिलना पड़ेगा जो उससे मिलना नहीं चाहता है, और उससे जालिम वो बात करनी पड़ेगी जो वो करना नहीं चाहता है। और वो सभी इंसान
और वो सब आदतें उस टीचर को डालना पड़ेगा जो टीचर को अच्छा नहीं लगता। आजकल टीचर सिर्फ वही कर रहा है जो उसे अच्छा लगता है, टीचर का काम करना अच्छा लगता है, और क्योंकि डर लगता है दूसरा कुछ करने से, तो काम करना टीचर का अच्छा लगता है। बच्चों को और बोलता है मैं बहुत पढ़ाने में मेरा बड़ा दिल करता है, लेकिन अंदर से उसका दिल रोता है कि मेरे बच्चे एकदम छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं अपनी बीवी बच्चे और माँ बाप के सपने को पूरा नहीं कर सकता हूँ। ये सच्चाई को टीचर को झापड़ मार के समझाने का काम हम लीडरों का है आरसीएम में। तो हम में से कई लोगों को एडजस्ट करने की आदत लगी, और एडजस्ट करके घर में एडजस्ट करके, बाइक में एडजस्ट करके, छोटी जिंदगी में एडजस्ट करने की आदत लग गई है। और हम आदत से मजबूत हो गए, मजबूर नहीं है, हम आदत से मजबूत हो गए। लोग बोलते आदत से मजबूर क्या मजबूरी है तेरी? क्या मजबूरी है तेरी कि तू 4 लाख रुपया नहीं कमा सकता? क्या मजबूरी है टीचर की कि वो बड़ा जिंदगी नहीं कमा कर सकता? क्या मजबूरी है उसकी? कोई मजबूरी नहीं है, खाली उसको फटके लगाने की जरूरत है, फटके लगाने की जरूरत है। और फटके और झटके हमने अपने बातों से अगर लगा दी, से अगर गर्म कर दिया, तो हम रोज ऐसे 10 आदमी के लाइफ को बदल सकते हैं। ये है कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस। तुम्हें उससे मिलना है जो तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं, और तुम्हें उससे वो बात करनी है जो वो उससे करना नहीं चाहता, और तुम्हें वो सब डालनी पड़ेगी आदतें जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। और जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तक तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, और एडजस्टमेंट की जिंदगी से तुम्हें बाहर आना है। और इसीलिए मैं कहता हूं, You don't go to the market to sell products or make new distributor. तुम मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर को बनाने नहीं जा रहे हो, तुम मार्केट में प्रोडक्ट बेचने नहीं जा रहे हो, तुम मार्केट में जा रहे हो अपना पर्पस अचीव करने के लिए। और कसम भवानी की, अगर मुझे वो गाड़ी लेनी है, और वक्त साहब मेरे प्रोस्पेक्ट है, मेरे गाड़ी और मेरे बीच में वक्त साहब नहीं आ सकते। मैं आपको मनाऊंगा वक्त साहब, मैं आपको पटाऊंगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा, मैं आपका पर्पस याद दिलाऊंगा, मैं आपका गोल भी लिखाऊंगा, मैं आपको वो सब बातें समझाऊंगा, आपको टीचर की जिंदगी से आपको बाहर निकालूंगा, क्योंकि मुझे भी मेरा पर्पस कंप्लीट करना है। और मैं इसलिए मार्केट में रोज उतरता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे को टीचर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। टीचर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना कोई पर्पस नहीं हो सकता, लेकिन अपने पर्पस को हासिल करने के लिए तुम रोज मार्केट में उतरते हो। तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी पर्पस के अंदर छुपा हुआ है। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर पर्पस। आपकी पर्पस की ताकत है जो आपसे वो करवा रही है जो आपको अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे में ताकत नहीं है, तुम्हारे पर्पस में ताकत है। लेकिन तुम्हें अगर मालूम ही नहीं है कि तुम्हारा पर्पस क्या है, तो तुम्हारे में ताकत ही नहीं है। तुम्हारी पर्पस में ताकत है, तुम में नहीं है। मेरी पर्पस में ताकत है, मुझ में नहीं है। मेरी पर्पस मुझे वो ताकत देती है जो वो करने के लिए जो मुझे अच्छा नहीं लगता। और जिस आदमी के पास पर्पस नहीं है, उस आदमी के पास एनर्जी नहीं होता। एंड इसीलिए कहते हैं कि मेन एंड वुमेन आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट्स एंड मशीन्स आर क्रीचर्स ऑफ मोमेंटम। मशीन को आगे बढ़ने के लिए मोमेंटम की जरूरत है, को आगे बढ़ने के लिए आदतों की जरूरत है। यानी अगर आप एक लिफ्ट देखेंगे, एलिवेटर देखेंगे, तो लिफ्ट के अंदर एक मोटर है। जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे, मोटर एक्टिवेट हो जाता है, लिफ्ट में मोमेंटम आता है। एक अगर ट्रेन है तो ट्रेन आप आगे नहीं बढ़ती है, ट्रेन में एक इंजन है, इंजन उसको मोमेंटम देती है। अगर एक प्लेन उड़ना चाहती है तो खाली प्लेन अगर जमीन पे है तो जब तक आप इस इंजन को चालू नहीं करोगे तब तक प्लेन जो है वो उड़ेगी नहीं। इस तरह से आदमी उड़ता है जब उसके अंदर आदतें हैं। आदमी की मोमेंटम आदतों से आती है, प्लेन में मोमेंटम इंजन से आती है। आदमी को आदतों की जरूरत है, प्लेन को इंजन की जरूरत है।
Men and women are creatures of habit and machines are creatures of momentum. यानी men and women को आदतें लगेगी और मशीन को इंजन या मशीन को इंजन लगेगी, या सॉरी इंजन मतलब ट्रेन को इंजन लगेगी, प्लेन को इंजन लगेगी, लिफ्ट को एक मोटर लगेगा, इंसान को आदतें लगती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये एलिवेटर होवे, लिफ्ट होवे, ट्रेन होवे, प्लेन होवे, ये कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक उसको मोमेंटम नहीं मिले, और मोमेंटम उसको इंजन और मोटर से मिलता है। जिंदगी में आदमी उठेगा नहीं जब तक उसके पास पावरफुल आदतें नहीं है। दो टाइप की होती है, एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत। उठना अच्छी आदत, पढ़ना अच्छी आदत, ना उठना बुरी आदत, ना पढ़ना बुरी आदत, मीटिंग करना अच्छी आदत, नहीं करना बुरी आदत, झूठ बोलना बुरी आदत, सच बोलना अच्छी आदत, रोज माल बेचना, रोज जुड़ाना अच्छी आदत, कभी कभी जुड़ाना बुरी आदत, रोज काम करना अच्छी आदत, कभी कभी काम करना बुरी आदत। कंज्यूम करना न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, न्यूट्री चार्ज का अपने आप को चार्ज करने के लिए, ताकि आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लाइफ को और इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो न्यूट्री चार्ज का चार्ज लेते हुए, सप्लीमेंट्स को लेते हुए, दूसरों को मजबूर करते हुए और दूसरों को प्रोत्साहित करते हुए हम अपने आप को चार्ज करेंगे और उसी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। उस चार्ज और ट्रांसफॉर्मेशन से हम दूसरों का ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए पूरी देश की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। इसीलिए तो जय आरसीएम का नारा लगा के रोज सुबह उठते हैं। आगे नहीं बढ़ सकते आदतों के बिना। तय कर लो आज बुरी आदतें ऐड करनी है कि अच्छी आदतें। यू कैनॉट मूव विदाउट हैबिट्स। और इसीलिए मैं कहता हूं मेन फॉर्म हैबिट्स एंड हैबिट्स फॉर्म फ्यूचर। आदमी आदतें डालता है और आदतें फ्यूचर बनाती है। आदतें डालता है और आदतें फ्यूचर बनाती है। और जानबूझ के अच्छी आदतें नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। जानबूझ के सुबह उठने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में 10 बजे तक सांड की मफत सोने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के पढ़ोगे नहीं तो अनजाने में तुम अनपढ़ ही रह जाओगे। अगर जानबूझ के अपने अंदर ताकत नहीं भरोगे, अपने अंदर ज्ञान का ताकत नहीं भरोगे तो अनजाने में तुमसे कोई भी मिलकर प्रभावित नहीं होगा। तुमसे अगर लोग मिलकर प्रभावित होना है, तुम्हारी बातों को अगर मानना है, तुम्हारी जिंदगी से उसके अपनी जिंदगी को जुड़वाना है, उस टीचर को जुड़वाना है, तो तुम्हारी बातों में दम होना चाहिए, तुम्हारे टेलीफोन पे दम होना चाहिए, तुम्हारे कौशल्य में दम होना चाहिए, तुम्हारी चाल में, ढाल में, विश्वास में, डिटर्मिनेशन में, डेडिकेशन में, सिंसियरिटी में, ऑनेस्टी में, जुनून में, पागलपन में तुम्हारे अंदर एक अद्भुत कलाकारी, अद्भुत एनर्जी होनी चाहिए। नहीं तो टीचर पिघलने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे बढ़िया आदत और सबसे बड़ा आदत क्या होना चाहिए? मैं हमेशा बोलता हूं डायरेक्ट सेलर को, सबसे बढ़िया आदत और सबसे बड़ा आदत जो आपको डालनी है वो है एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनने का। साहब ने थोड़ी देर पहले दो टाइप का वर्णन किया। उन्होंने कहा एक होता प्रोफेशनल और एक होता एमेच्योर। एमेच्योर यानी के जिसको आता नहीं है वो गेम, और प्रोफेशनल यानी के उसे वो गेम आता है। वक्त साहब की उस बात को ही लेके एमेच्योर होता है एक आदमी जिसे आता नहीं है गेम, बोलता है ना एमेच्योर एक्टर है, उसे एक्टिंग नहीं आती है। और एक होता है शबाना आजमी, एक होता है नाना पाटेकर, एक होता है नवाजुद्दीन, और ये लोग जो है प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। एक होता है ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ये प्रोफेशनल एक्टर्स होते हैं। एक होता है तो कहते हैं कि एक होता है प्रोफेशनल, एक होता है एमेच्योर। इसको हम अलग तरीके से अगर देखें तो एक होता है गली का क्रिकेट और एक होता है विराट कोहली का प्रोफेशनल क्रिकेट। ऐसा इसमें किस में मिलता है? गली के क्रिकेट में। तो आपने भी खेला है,
क्रिकेट तो आपने भी खेला है, क्रिकेट तो हमने भी खेला है, क्रिकेट तो मिलिंद ने भी खेला है, क्रिकेट तो मुकेश ने भी खेला है, क्रिकेट तो महावीर जी ने भी खेला है, क्रिकेट तो आप सबने खेला है। के बैंक अकाउंट में विराट कोहली के मार्फत 4,500 करोड़ रुपया क्यों नहीं पड़ा हुआ? तो आपने गली का क्रिकेट खेला। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि विराट कोहली का जो फाइनेंशियल एडवाइजर है जयदीप काशीकर, वो मेरा स्टूडेंट है। वो कुछ भी नहीं था, उसे वहां तक पहुंचने की कलाकारी हमने सिखाई। होता गली का क्रिकेट, जहां ना कोई रूल होता है, ना कोई टेक्निक होता है, ना कोई देख रहा है, ना कोई बोल रहा है, ना कोई पढ़ा रहा है, ना कोई पढ़ रहा है, ना कोई लिख रहा है, ना कोई जान रहा है, ना कोई परख रहा है। बस उसने वहां से कैसा भी बॉलिंग किया, इसने कहां से भी मारा, लोगों ने थोड़ा चिटिंग विटिंग किया, टाइम पास हो गया। ये गली का क्रिकेट है। और विराट कोहली का क्रिकेट के लिए रोज 3 घंटे प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। सुबह बॉडी बनाना पड़ता है 5 घंटे। जाकिर हुसैन एक होता है गली का तबला बजाने वाला, और एक होता है जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन एक शाम का 1 करोड़ रुपया लेता है। और मैं दिल्ली आया था थोड़ा देर पहले, और वहां पर एक होटल में वो शाम को गजल गाते हैं लोग और गाना गाते हैं, उधर भी एक तबला वाला बैठा, उसको 1,500 रुपया मिलता है रात। एक रात का उसको 1,500 मिलता, 2 घंटे का, उसी 2 घंटे का दूसरे आदमी को उसी चीज को बजाने के लिए 1 करोड़ रुपया मिलता है। उसने उस तबले की पूरी मास्टरी की, उसने उस तबले को प्रोफेशन करके लिया। वो रोटी रोटी के लिए नहीं कर रहा था, वो 2 वक्त के रोटी के लिए नहीं कर रहा था, उसने उस चीज को प्रोफेशन करके माना। और जैसे मनीषा जी ने कहा, मैंने सेल्स को एक नौकरी करके, एक खाली टाइम पास करे, कोई तो नौकरी करना है तो सेल्समैन का नौकरी कर ले, नहीं बाबा, मैंने इसको अपना प्रोफेशन करके चुना। तो एक होता गली का क्रिकेट, एक होता प्रोफेशनल क्रिकेट, एक होता गली का बैडमिंटन जो आपने और हमने खेला, एक होता साइना नेहवाल और पीवी सिंधु का। और पीवी सिंधु का बैडमिंटन से उसको पद्मश्री मिल जाता है। 100 करोड़ 200 300 करोड़ का डील साइन करते हैं ब्रांड एम्बेसडर कंपनियां उसके साथ, क्योंकि उस प्रोफेशनल की इज्जत है। 8 घंटे रोज का प्रैक्टिस करती है पीवी सिंधु, 8 घंटे। और तब जाके उसको ओलंपिक का मेडल मिला, या फिर जो भी उसे मिला।